बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेटेड सिस्टम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर हम क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास वेसल है, उसके अंदर मालिक्यूल है, आपने उसको कांस्टेंट टेम्परेचर दिया। कांस्टेंट टेम्परेचर देने के बाद वो आपके मालिक्यूल क्या होंगे, वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। तो हमने इसमें देखा उन पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जिस पर को क्या होगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट ना करे, वो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी exert any force on it। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइसोलेटेड सिस्टम आ गया। अब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम का रिमेन कांस्टेंट होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो माना कि हमारे पास क्या है, दो बॉल हैं जी। एक हमारे पास क्या है, एक ये बॉल है, एक हमारे पास ये बॉल है। इसका कुछ ना कुछ मास m1 होगा, वेलोसिटी उसकी क्या होगी, v1 होगी। इसी तरह आपके पास m2 मास होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 डैश होगी। ठीक है, या आप इसकी क्या कह लें, v2 वेलोसिटी होगी। ठीक है, एक और मास ले, एक और बॉल ले, उसका क्या होगा, मास m1 होगा, वेलोसिटी v1 डैश होगी। इसी तरह आपके पास m2 होगा, वेलोसिटी v2 डैश होगी। ठीक है, यानी क्या हुआ कि जब आपके दोनों बॉल रेस्ट में थे, उनका मास m1 था, वेलोसिटी v1 थी। ये भी रेस्ट में था, m2 था, उसका वेलोसिटी v2 थी। लेकिन जब आपने एक फोर्स इस पर अप्लाई की, एक फोर्स इस पर अप्लाई की, एक फोर्स इस पर अप्लाई की, जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई की, तो वो क्या होंगे, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करने लग पड़ेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, आपने फोर्स अप्लाई की, तो वो टकराने के बाद फिर क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब वो टकराने के बाद फिर मूव करेंगे, तो उनका मास तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो आपके पास उनकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है, वो कहता है कि आपकी फोर्स इसके बराबर होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम वी डैश क्या ले माइनस एम वी क्या ले 1 क्या ले। ठीक है, तो हमने अगर हम देखते हैं मास m1 की तरफ, तो हम इसमें मालूम करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी 1 डैश आ जाएगा, माइनस m1 v1 आ जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इसी तरह अगर आप फोर्स मालूम करना चाहते हैं m2 के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v2 डैश आ जाएगा, m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा, v2 आपके पास आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका टाइम डिवाइड हो रहा है, आप f के साथ इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ये भी आपके पास इस तरह आ जाएगा। एक आपके पास इक्वेशन 1 बन गई, एक आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 2 बन गई। तो इन दोनों इक्वेशन को आप कर लें कंपेयर। तो जब हमने कंपेयर किया, तो देखा कि आपके पास एक m1 आ गया, v1 डैश आ गया, माइनस m1 आ गया, v1 डैश आ गया। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया, m2 आ गया, v2 डैश आ गया, माइनस m2 आ गया, v2 आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। और साथ हमने देखा कि आपका f क्रॉस t आ गया, और साथ ही आपका f क्रॉस ये भी t आपके पास आ गया। इन दोनों को आपने कर लिया ऐड। ठीक है, तो हमें न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर सेम दो पॉइंट की मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो वो आपस में कैंसिल करते हैं।
हमने देखा कि हमने फोर्स अप्लाई की, एक इधर से फोर्स अप्लाई की, एक इधर से फोर्स अप्लाई की, तो क्या हुआ कि उनकी मैग्नीट्यूड तो मास की सेम थी, लेकिन एक फोर्स इधर से आ रही थी, एक फोर्स इधर से आ रही थी, उनकी फोर्स की क्या थी, ऑपोजिट डायरेक्शन थी। यानी आप कह सकते हैं कि एक आपके पास फोर्स पॉजिटिव में आएगी, एक आपके पास फोर्स क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो आप देख लें कि टाइम इनके में क्या है, टाइम आपके पास दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने देखा एफ ले लिया, और एक आपके पास ये देख लें, एफ की जगह माइनस एफ लिख ले। ठीक है, और टाइम आपके पास ये वाला आ जाएगा, यानी आपने टाइम को बाहर निकाल लिया। तो एक आपके पास प्लस में था, एक माइनस में था, दोनों कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। जीरो को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो ही होगा। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा वो ये बचा कि m1 v1 डैश माइनस m1 v1, ठीक हो गया, और साथ हमारे पास क्या बचा, प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ठीक हो गया। तो हम देखें कि अगर हम इसको लाना चाहेंगे इधर, ठीक है, हम ये देख लेंगे कि m1 v1 डैश v1 आपके पास है ये वाला, ये उधर ले जाएं, वो इधर ले आए, या ऐसे कर लें कि आपके पास क्या बन जाएगा कि माइनस ये आपके पास क्या आ गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। तो हमने क्या करना है, ए को उधर ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख लेंगे m1 v1 डैश आ गया माइनस m1 v1 आ गया, ये पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, m2 v2 डैश आ गया, ये प्लस हो जाएगा, m2 v2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करने हैं, माइनस m1 वाले अलग करने हैं और m2 वाले अलग करने हैं। तो हम देखेंगे कि m1 v1 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर हमने m2 v2 देखा तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां पर यहाँ प्लस हो जाएगा, m2 v2 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा। और हमने यहाँ पर देखा कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नेगेटिव में है, m1 v1 डैश आ जाएगा, ये आपके पास पहले ही नेगेटिव में है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये पहले ही नेगेटिव में है, m2 v2 डैश आ जाएगा। ठीक है, तो आप नेगेटिव को बाहर निकाल लें, m1 आ जाएगा, v1 आ जाएगा, प्लस m2 v2 आ जाएगा। यहाँ पर भी नेगेटिव को बाहर निकाल लें, m1 v1 डैश आ जाएगा, प्लस m2 v2 डैश आ जाएगा। ठीक है, v2 डैश आ जाएगा, ये माइनस माइनस से क्या ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने ये बताया कि आपका जो मास है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपका क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें यही बात शो कर रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।